करेंगे गॉस का नियम के बारे में। ठीक है, तो गॉस के नियम जो है इसके दो नियम है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। तो गॉस के नियम में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है, तो चार्ज जो है कितना गुना होता है ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक, एक्चुअली में इसको पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा जान लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, है ना। यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। अब ये जो है 3 कारकों पर निर्भर करता है, विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह 3 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, 3 इसके फैक्टर हैं, ठीक है, डिपेंडिंग फैक्टर हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई पर निर्भर करेगा। ठीक, दूसरा एरिया पर डिपेंड करेगा, और तीसरा जो है जो झुकाव कोण बनता है, जो एंगल बनता है, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष जो है हम एंगल लेते हैं उस एंगल पर डिपेंड करेगा। तो 3 टाइप के यहाँ पे फैक्टर हैं उसके, एक इंटेंसिटी पर, दूसरा एरिया पर और तीसरा एंगल पर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह टोटल नंबर ऑफ लाइन इलेक्ट्रिक फोर्स है। ठीक है, यानी कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये तो रहा विद्युत फ्लक्स के बारे में, और हम जान रहे हैं कि यह 3 कारकों पर निर्भर करता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, विद्युत फ्लक्स जो है 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर, दूसरा पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, और तीसरा होता है पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र जो हमने लिया हुआ है उसके सापेक्ष बनाए गए कोण पर। तो ये 3 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, इस तरीके से हम विद्युत फ्लक्स के बारे में जान गए कि जो कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसे ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं गॉस के नियम के बारे में। ठीक है, तो गॉस के नियम क्या कहता है डियर स्टूडेंट? गॉस के नियम कहता है कि कोई भी बंद पृष्ठ, ठीक है, जिसको हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, कोई भी बंद पृष्ठ हो जिसको हम विद्युत क्षेत्र में रख दें और विद्युत क्षेत्र में रखें, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रख दें, तो रखने पर हमको जो है उससे गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या के बारे में अध्ययन करना रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये कोई बंद पृष्ठ है। अब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, जो कुल बल रेखाओं की संख्या होती है, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, या फिर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वह इसके क्रॉस ओवर जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। क्रॉस जो होता है यानी कि इससे गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या जो होता है वह परपेंडिकुलर लाइन में होता है, और कितना गुना होता है? तो Q/ε0 गुना होता है। ठीक है, यहाँ पे समेशन भी यूज कर सकते हैं, Q/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये जो है टोटल नंबर ऑफ लाइन देख रहे हैं, ये जो इंटरिंग टोटल नंबर ऑफ लाइन, ये टोटल इंटरिंग ऑफ लाइन्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब यहाँ से जो होकर गुजरेगा वो उससे कम होता है। यहाँ पे लिखा भी गया है, द नंबर ऑफ लाइन्स इंटरिंग द गॉसियन सरफेस डू नॉट इक्वल द लाइन्स हैविंग लिविंग द सरफेस। यानी कि जब वो सरफेस पे इंटर करता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स जो हैं इंटर करेंगे सरफेस से, और जब वो बाहर निकलेगा तो दोनों में इक्वलिटी नहीं होता है। ठीक है, दोनों में क्या होता है? इक्वलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है। अब इस पे इंटर करने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स और बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो दोनों फ्लक्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, कि जब चार्ज जो है सरफेस के अंदर में रहता है तो क्या होता है, अब चार्ज जो है गॉसियन सरफेस के बाहर में रहेगा तो क्या होगा। तो इन दोनों के लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे। इस तरीके से जो है हम आज गॉस के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। डेफिनेशन कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स। ठीक है, किसी भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले अभिलंबवत गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर कुल आवेश जो होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये उसका डेफिनेशन है। ठीक,
इसको हम शो करते हैं फाई से, ठीक है। फाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। डबल इंटीग्रेशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन होता है। हमको पता है लिनियर इंटीग्रेशन के लिए सिंगल इंटीग्रल यूज़ करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन के लिए डबल इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, और वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे क्लोज सरफेस ले रहे हैं इसलिए हम डबल इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, और नीचे में एस भी लिखा गया है, दैट मीन्स ये बता रहा है कि ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर इक्वल टू 1/ε0 इंटू समेशन ऑफ क्यू। दैट मीन्स जो है जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, वो किसके गुना हो जा रहा है, क्यू बटा एप्सिलॉन 0 के गुना हो जा रहा है। अब यहाँ पे जो समेशन ऑफ क्यू है वो सरफेस के अंदर जो टोटल चार्ज है उसका योग है, ठीक है, उसका एडिशन है, एल्जेब्रिक एडिशन होता है, यानी कि बीजी योग होता है। यदि पृष्ठ के भीतर जो है चार्ज जो है 0 हो जाए, ठीक है, सरफेस के अंदर जो है यदि जो चार्ज है वो 0 हो जाए और वह सरफेस के बाहर हो या फिर सरफेस के बाहर हो या फिर सरफेस के बाहर हो, तब जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा वो 0 हो जाता है, ठीक। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहला ये बोल रहा है कि यदि चार्ज जो है सरफेस के अंदर हो और वो 0 है तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। दूसरा ये कहता है कि यदि चार्ज जो है चार्ज सरफेस के बाहर हो, चार्ज कहाँ हो, सरफेस के बाहर हो, ठीक है, यदि आवेश जो है पृष्ठ के बाहर हो, ठीक है, आउटर सरफेस पे हो, तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसके दो स्टेट हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, फर्स्ट कंडीशन बता रहा है कि यदि जो है हमारा चार्ज, ठीक है, यदि हमारा चार्ज जो है सरफेस के अंदर है, दैट मीन्स इनक्लोज है, तब जो है वह एप्सिलॉन नॉट 1/ε0 0 गुना के होगा, समेशन ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 0 गुना होगा, उसका वैल्यू जो आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए किसी भी आकार का गॉसियन सरफेस लिया हुआ हमने ये, ठीक है, आकार पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी आकार का ले सकते हैं आप, ठीक है, वो रहना चाहिए क्लोज, ठीक, और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो वो गॉसियन सरफेस कहलाएगा। तो हमारे पास ये एक बंद पृष्ठ एस है। अब बंद पृष्ठ एस है, इस बंद पृष्ठ एस के अंदर हमने कोई पॉइंट लिया हुआ है ओ, जहाँ पे टोटल चार्ज क्यू रखा हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट ओ से यानी कि चार्ज क्यू से आर दूरी पर जो है हमने आर डिस्टेंस पर जो है कोई पॉइंट पी लिया हुआ है, कोई पॉइंट हमने क्या लिया हुआ है, पी लिया हुआ है, ठीक है। अब इस पॉइंट पी पर जो है हम एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लेते हैं, उस स्मॉल एरिया को हम डी ए से शो करेंगे, ये आप देख रहे हैं डी ए से, ठीक है, ये डी ए से शो करेंगे। अब इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है हम यानी कि ये डी ए का जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, इस सरफेस से जो है ये जो डी ए का डायरेक्शन है वो कहाँ है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये डी ए का डायरेक्शन ये रहा, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ई फील्ड है, ठीक है, ये डी ए का डायरेक्शन रहा, ठीक। अब इसी पॉइंट पी पर जो है हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये जो पॉइंट पी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये ओपी डायरेक्शन में निकालें तो, ठीक है, ओपी डायरेक्शन में निकालें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वह ई वेक्टर बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर का स्क्वायर इंटू आर कैप ओपी डायरेक्शन में, ठीक है। अब मान लेते हैं जो हमने एरिया लिया हुआ है, डी ए वेक्टर जो एरिया लिया हुआ है, ठीक है, और जो ई वेक्टर है, इन दोनों के बीच के जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है, वो क्या है, थीटा है। अब याद करिए जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने अभी भी बताया, उसमें बताया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 3 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता पर, तो हमने तीव्रता निकाल लिया। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, तो हमने एक छोटा सा पॉइंट जो पी लिया हुआ है उस पर कोई एरिया बना दिया, डी एरिया बना दिया, ठीक है। अब तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि कोण पर निर्भर करता है,
तो जो हमने एरिया लिया हुआ है उसका डायरेक्शन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो बनने वाला एंगल है वह एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल। ठीक है, थीटा एंगल मान लेते हैं। दैट मीन्स ये क्या बनाएगा, कॉस थीटा बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा, कॉस थीटा बनाएगा। दैट मीन्स जो है अब ये जो डीए एरिया है दैट मीन्स इस डीए एरिया से अक्रॉस द, यानी कि इस डीए एरिया से अक्रॉस करने वाला टोटल फ्लक्स, ठीक है, यानी कि डीए एरिया से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक, इसको अब डी फाई कर लेते हैं। ठीक है, डी फाई क्यों कर लेंगे, क्योंकि एरिया डीए है तो फ्लक्स क्या होगा, डी फाई होगा। तो डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इतना लिखेंगे हम। ठीक है, अब डीए के जगह में क्या कर सकते हैं, डीए कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, इन दोनों के बीच में थीटा बन रहा है, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ई का वैल्यू पुट अप कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला था उस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू यहाँ पे ई की जगह में पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट कर दिया हमने। ठीक है, इस इक्वेशन पे हमने ई का वैल्यू जो है पुटअप कर दिया। पुटअप करने के बाद हमको क्या मिल गया, नया इक्वेशन, डी फाई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी ए कॉस थीटा, ये मिल गया। आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो डी ए कॉस थीटा है, इसको हम शो कर लेते हैं डी ए डैश से। किससे शो कर लिया हमने, डी ए डैश से शो कर लिया। ठीक है, अब डी ए डैश जो है हमारा वो क्या बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा। क्या बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं घन कोण, डी ए डैश। ठीक है, ये क्या है, घन कोण। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, तो ये वही वाला फॉर्मूला है। ठीक, तो ये कोण के लिए हमने लिया हुआ है, सॉलिड एंगल के लिए हमने लिया हुआ है, घन कोण के लिए लिया हुआ है हमने, यानी कि डी ए कॉस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, डी ओमेगा लिख रहे हैं, जो कि उस सरफेस पर अंतरित घन कोण बनता है। ठीक है, अब ये सॉलिड एंगल को यहाँ पे शो कर लेंगे। ठीक है, बता लेंगे। यहाँ देखिए ये जो सॉलिड एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये है सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल है। डी ए डैश इक्वल टू हमने डी ए कॉस थीटा लिया था। ठीक है, अब जो एरिया बना हुआ है डी ए, ये जो एरिया बना हुआ है डी ए, ये एरिया हमारा डी ए है, और ये जो नया बना हुआ है वो डी ए डैश है। ठीक है, क्या है, डी ए डैश है। तो उसी पर जो है जो पॉइंट डी ए है, ठीक है, डी ए है, उसी के थ्रू पॉइंट ओ पर जो बनेगा, ये जो पॉइंट ओ पर जो बनेगा वही हमारा सॉलिड एंगल बनाएगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट ओ पर ही जो कोण बनेगा वही अंतरित घन कोण बनेगा। ठीक, अब ये एरिया जो है जो बना हुआ है, डीए जो एरिया बना हुआ है, उसी के जैसे और छोटे छोटे हम एरिया यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और सेपरेट सेपरेट एरिया बना लेते हैं डीए डीए करके। ठीक है, तो जो हमने डी फाई इक्वल टू निकाला था, डी फाई इक्वल टू जो हमने ऊपर फॉर्मूले में निकाला था, ठीक है, डी फाई, अब डी फाई ने रह करके क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब पूरे उस फ्लक्स से, पूरे उस टोटल सरफेस से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू समेशन डी फाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू डी ओमेगा बाई 4πε0 हो जाएगा, यानी कि 1/4πε0 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू डी ओमेगा। ठीक है, अब डी ओमेगा जो है, जो सॉलिड एंगल बनता है वो कितने के बराबर होता है, वो 4 पाई के बराबर होता है, हमको पता है। ठीक है, तो 4 पाई के बराबर हमने लिख दिया इसको। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, Q/ε0। ठीक है, Q/ε0। इसी को तो कहा गॉस ने, क्या कहा कि यदि कोई बंद पृष्ठ है और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ठीक है, तो उस बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या जो है कितना गुना होता है, ε/0 गुना होता है, या फिर 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये कहा गॉस ने। ठीक, अब ये याद रखें आप कि जो हमने क्लोज सरफेस लिया हुआ है एस, ठीक है, उसके अंदर जो है हमने चार्ज जो है डिफरेंट टाइप के ले लें। ठीक है, चार्ज हमने क्या लेना है, डिफरेंट टाइप का लेना है। जैसे मान लीजिए चार्ज जो है Q1 Q2 Q3 ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है
उससे गुजरने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जैसे Q1 के लिए Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q2 के लिए Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q3 के लिए Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इस तरीके से जो है फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब का एडिशन कर दें, फाई इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये जो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं हम सबको हमने ले लिया। ठीक है, तो वो सब जो चार्ज है वो क्या है, एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक है। ठीक है, एल्जेब्रिक एडिशन है, तो एल्जेब्रिक एडिशन है, दैट मीन्स जो है यहाँ पे हम समेशन क्यू का यूज़ कर सकते हैं। समेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यही गॉस का नियम है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब इसका सेकेंड स्टेट देखते हैं। सेकेंड स्टेट क्या कहता है कि यदि चार्ज है सरफेस के बाहर हो, चार्ज कहाँ हो, सरफेस के बाहर हो, चार्ज सरफेस के बाहर हो, तब क्या इफेक्ट पड़ता है उस क्लोज सरफेस पर, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि पॉइंट चार्ज हमारा बाहर है, ये गॉसियन सरफेस एस है। ठीक है, अब हमारा जो है पॉइंट चार्ज जो है वो सरफेस के बाहर है, सरफेस के बाहर है। इस पर जो है इस पॉइंट ओ पर क्या बनेगा, सॉलिड एंगल बनेगा। ठीक है, अब सॉलिड एंगल बनेगा, और सॉलिड एंगल बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा, वो शंकु के जैसा बन जाएगा। इस पृष्ठ से जब गुजरेगा तो कैसे क्या हो जाएगा, शंकु के जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे एक इंटरनल पॉइंट पर और आउटर पॉइंट दो बनेगा, तो एक सरफेस को इसको S1 से नोट कर लेते हैं, इसको S2 से नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब यानी कि फ्लक्स जो है यहाँ से इंटर करने वाला है वो, और यहाँ से बाहर निकलने वाला है वो। ठीक है, तो पृष्ठ जो अंदर की तरफ है, जो पृष्ठ हमने अंदर वाला लिया है, ठीक है, जो एरिया यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जो सरफेस एरिया बनेगा यहाँ पे, उससे होकर गुजरने वाला फ्लक्स और यहाँ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, ठीक है, यानी कि दोनों सरफेस से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा, उन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए ये इंटरनल सरफेस है और ये आउटर सरफेस है एक तरीके का। ठीक है, तो इसको हम माइनस ले लेंगे, S1 वाले को हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो S1 से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स इक्वल टू माइनस क्यू डी ओमेगा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। इस तरीके से ये जो S2 है उससे गुजरने वाला फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, उसको हम प्लस क्यू डी ओमेगा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। अब S1 और S2 दोनों ही क्लोज सरफेस के अंतर्गत आते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स निकलेगा हमारा डी फाई, और डी फाई इक्वल टू क्या, माइनस क्यू डी ओमेगा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू डी ओमेगा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दैट मीन्स कितना आ गया, टोटल फ्लक्स 0 आ गया। इस तरीके से जो है हमने ऊपर में ही पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि जो है यदि चार्ज बाहर में रहा, चार्ज कहाँ पे रहा, बाहर में रहा, तो टोटल जो फ्लक्स होगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा हमारा। ठीक, इस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर जो है क्लोज सरफेस कैसा रिएक्ट करता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें। तो ये रहा गॉस का नियम, इसके दो स्टेट भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये प्रूफ एंड थ्योरी रहा गॉस के नियम का। अगला स्टेप में देखेंगे, इसके अगले लेक्चर में इसके एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, कितने एप्लीकेशन है इसके और क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। थैंक यू।